क्लियर है। लीगल कैरेक्टर का मतलब होता है इफ यू आर ए ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी देन बाय लीगली यू मस्ट बी लीगली एंटाइटल्ड फॉर सच प्रॉपर्टी। तो ये जो लीगल कैरेक्टर से मतलब ये कि लीगली उस प्रॉपर्टी के लिए आप लीगली मालिक होने चाहिए, दैट इज विधिक राइट होना चाहिए आपके पास, लीगल राइट होना चाहिए, दैट इज लीगल कैरेक्टर। यही तो ये कह रहे हैं विच कन्फर अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन। या तो सपोज करो किसी को ट्रस्टी बनाया गया या नहीं बनाया गया है, किसी भी व्यक्ति को जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है या नहीं दी गई है, ये लीगल कैरेक्टर ही है। किसी प्रॉपर्टी को सक्सेसर, किसी भी व्यक्ति को सक्सेसर डिक्लेयर किया गया या नहीं किया गया, लीगल कैरेक्टर है ये। तो इसी विच डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच कैरेक्टर, जबकि यहाँ किसी व्यक्ति को उस कैरेक्टर के लिए डिक्लेयर कर दिया गया। आप भी तो कुछ कह रहे हो आप? यस सर। सर ये मैट्रिमोनियल एंड माइल्डी ऐसा है भैया, सीधा सा देखो, प्रोबेट तो समझ आ गई थी आपकी? जी सर। ठीक है, अब इसको आप इस तरीके से कर दीजिए, जब आपकी शादी हो जाएगी, शादी के बाद ये समझ लीजिए आपका कोई डिस्प्यूट होता है जी सर आपके इन-लॉज के साथ, जी। और उस समय कोर्ट के द्वारा कोई चीज डिसाइड की जाती है, यस सर। तो सर वो जो सिविल प्रोसीडिंग में या क्रिमिनल में? हाँ बेटा, सर सिविल प्रोसीडिंग में हाँ या क्रिमिनल में? सर क्रिमिनल में। रुक जाओ एक मिनट। अब जो है जो 125 की जो प्रोसीडिंग है, कोई बताएगा वो वेदर इट इज क्रिमिनल और सिविल? सर क्रिमिनल है क्रिमिनल। प्राची, 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 यस सर। ये जो 125 की जो प्रोसीडिंग है क्रिमिनल होगी या सिविल होगी? 125 की प्रोसीडिंग सर सिविल होगी। सिविल होगी। दिव्या? क्रिमिनल। अनीश? सर सिविल। देखो भैया, जो 125 की अगर आप बात करते हो, इट इज ए क्वासी क्रिमिनल। क्वासी क्रिमिनल ये मतलब ये है कि ये जो प्रोविजन तो सीआरपीसी में हुआ है, लेकिन जो इसकी प्रोसीडिंग होगी ना वो इस तरीके से चलेगी जिस तरीके से सूट की प्रोसीडिंग चलती है, क्योंकि जो 125 की कंप्लेंट फाइल होती है, एफआईआर नहीं होती कोई। 125 की कंप्लेंट फाइल होती है और उसमें कोई रिलीफ सीख किया जाता है, क्योंकि क्रिमिनल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे किसी को भैया कोई पनिशमेंट तय किया जा रहा होगा, तो इसलिए दैट्स व्हाई द प्रोसीडिंग इज कॉल्ड क्वासी क्रिमिनल। ठीक है, अब इसी के बाद जो 498A है वो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट वाले मामले हैं। प्राची, प्राची यस सर। हाँ बोलो। नहीं सर। नहीं, आपने हाथ उठाया ना, अच्छा सॉरी, प्रेरणा। यस सर। हाँ, सर लेकिन क्या? हम 125 की कंप्लेंट जब भी फाइल करते हैं किसी भी कोर्ट में, किसी भी जुरिडिक्शन में, लेकिन वो क्रिमिनल मैटर्स के रिगार्डिंग ही लगती है और उसको ट्रीट भी ऐसे किया जाता है जैसे क्रिमिनल केस को किया जाता है, तो नहीं, सर इसलिए वो क्वासी क्रिमिनल माना जाता है। नहीं, उसकी जो प्रोसीडिंग होगी तो प्रोसीडिंग किस तरीके से चलेंगी उसकी? नहीं सर, जैसे अगर हम मेंटेनेंस भी मांगते हैं ना, हाँ, तो सिकिंग मेंटेनेंस मांगते हैं, तो कई बारी सामने वाली पार्टी जो हस्बैंड होता है वो डिनाई करता है, तो हाँ, उसको प्रॉपर मेरे सामने, मैं 2-3 बारी प्रेजेंट हुई हूँ, मैंने ऑर्डर भी कराए हैं, तो हाँ, उसको जस्ट डायरेक्ट बोलता है कि आप पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको अंदर भेज रहा हूँ। तो फिर तो क्या होगा? इसलिए नहीं, मैंने अच्छा बोला कि सपोज करो, मैं एक दूसरे आगे बढ़ा देता हूँ। सपोज हाँ करो जी, उस आदमी ने मना कर दिया, नहीं दे रहा, आप मुझे जेल भेज दो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हुआ है कितने दिन रख सकते हैं जेल में? सर। वो तो जज 2 महीने 3 महीने के, भाई जब तक ऐसा नहीं नहीं दे है रहा है बेटा, ऐसा सर। नहीं है। नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा 30 हजारी में है, धर्मेश हाँ, शर्मा जी। ऐसा नहीं है, आप ये देख लीजिएगा कितने दिन के लिए जेल में रखा है। जब तक पेमेंट नहीं देता तब तक के लिए बोल देते हैं। ऑर्डर तो यही हुआ था सर, दीप्ति वर्सेस धर्मेंद्र में हुआ था सर। आप उसको चेक कर लीजिएगा, सिविल प्रिजन के लिए जो डेज है वो फिक्स है, उतने दिन से ज्यादा वो रख नहीं सकते।
ओके 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 ओके, लेकिन ये सर आता है तो क्रिमिनल उसमें ही है, इसलिए मैंने पूछा कि ये क्रिमिनल में आएगा या सिविल में, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली तो मैंने क्रिमिनल इसलिए ही बोला। आपके अकॉर्डिंग नहीं है बेटा, यहाँ पे ना मेरे अकॉर्डिंग है कोई चीज, यहाँ पे जो ना बाय फैक्ट देखा जाता है, बाय लॉ कोई चीज देखी हाँ जाती है। जी हाँ जी, इसलिए ही समझना चाहा मैंने सर। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ओके। बाय लॉ की अगर हम बात करते हैं तो जो जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी में दिया हुआ है, ये क्रिमिनल प्रोविजन है, क्रिमिनल लॉ से जी सर। रिलेटेड प्रोविजन है। लेकिन हाँ अगर जी। आप इसकी प्रोसीडिंग की बात करोगे, जो इसका प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर क्या है, आप इसमें जो है ना किस तरीके से तय करते हो, इसमें कोई विटनेसेस आते हैं? नो सर। तो फिर ओके ओके, किसी बात को प्रूव ये या तो सिर्फ डिस्प्रूव, सीधे सीधे वाइफ के थ्रू एलिगेशन लगाए जाते हैं हस्बैंड पे। एलिगेशन नहीं है भैया, ये तो खराब बात करते हो, यहाँ पे किसी चीज को मांगा जा रहा है केवल ओके 125 में। ओके, प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन भी कहाँ है, सीधा सीधा क्लियर कट ये है कि वो कोई चीज क्लेम कर रही है। सर लेकिन वो एलिगेशन भी तो लगा के क्लेम करते हैं ना कई बारी अब वो मैटर्स में, भर वो तो एलिगेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो क्लियर कट कॉन्सेप्ट है कि भैया सीधे सीधे से मेरा विवाह इस व्यक्ति के साथ इस तारीख को हुआ है बट और सर इस सीधे तारीख से। सीधे, नहीं नहीं सर, सीधे चलते नहीं है एक्चुअली तो अब वो इसलिए ही बात, मैंने पूछा। देखो वो चलिए चीज, ठीक है, कोई बात नहीं। वहां क्लियर कट दिखा हुआ कि भैया कौन व्यक्ति एंटाइटल है और कौन व्यक्ति नहीं है, क्लियर कट प्रोविजन है, आप कुछ भी उसमें लिख दो। वहां पे सीधा लिखा हुआ है कि एक पत्नी एंटाइटल है अपने पति से मेंटेनेंस के लिए, यस, क्योंकि पति उसमें तो की मेंशन है। लायबिलिटी। हाँ एक जी, मिनट सुन लो बेटा, 125। हाँ वहां जी हाँ क्लियर जी। कट मेंशन है, अब वो सीधे सीधे से उसका राइट है, वो क्लेम कर रही है, वो तो नहीं दे रहा। अब हाँ उसमें जी। एलिगेशन की बात ही कहाँ है, बस वहां पे तो ये प्रूव करना है ना कि वो नहीं दे रहा है और वो उसकी लीगली वेडिंग वाइफ है वो। हाँ जी सर। ओके। इसमें आंसर क्या है, सिविल या क्रिमिनल? अबे भैया क्वासी क्रिमिनल है ये, नाइदर सिविल नॉर ठीक है सर। नॉर क्रिमिनल, ना तो ये प्योर सिविल है ना प्योर क्रिमिनल है, ये क्वासी क्रिमिनल है। यानी कि अगर इसकी जो नेचर है वो क्रिमिनल नेचर का, जो सीधे सीधे से, लेकिन जो प्रोसीडिंग है वो सिविल है इसकी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड। आप इसको पढ़ लीजिएगा सभी। अब इसके बाद जो मैट्रिमोनियल, हेलो हाँ दीपक जी। सर हर्षित। हर्षित, हाँ हर्षित कुछ कह रहे हो? हाँ सर, ये सेक्शन 41 का जो पढ़ा ना, उसका जिस्ट बता दी सर, कहता क्या है एक बार ये पूरा। तो भैया अभी तो चल ही रहा है, कोई जिस्ट हाँ। बताने को कभी तो सारे बताना, वही चल रहा है। अब इसी तरीके से तो ये आबिदा वाला क्वेश्चन था, ये आबिदा तो ना सब देखो सारे दुश्मन हो जाएंगे आबिदा के, इतने क्वेश्चन आती है। अब मान लीजिए देखो आबिदा अगर सेक्शन 9 की प्रोसीडिंग होगी, सेक्शन 9 क्या है, तो सेक्शन 9 प्योरली सिविल मैटर है लेकिन मैट्रिमोनियल मैटर है। सेक्शन 24 की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट, एलिमनी से रिलेटेड है, प्योरली सिविल मैटर है। इसी तरीके से अगर आप सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अगर आप डाइवोर्स की बात करेंगे तो वो भी सीधा सीधा सा सिविल मैटर है। हर्षित जी, हर्षित सर, जी सर। देखो यहाँ पे देखो, ये जो सेक्शन 41 की हम बात करते हैं, ये कह रहा है कि कोई भी फाइनल जजमेंट या ऑर्डर या डिग्री जो किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित किया गया हो, और पारित किस संबंध में किया गया हो, कब किया गया हो, जब उसने अपना कोई क्षेत्राधिकार, अपनी पावर को यूज करते हुए कोई प्रोबेट दी हो, प्रोबेट पास की हो, किसी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में वो जजमेंट ऑर्डर या डिग्री पास की हो, एडमिरलिटी या इंसॉल्वेंसी का जुरिडिक्शन उसके क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए उसने जजमेंट ऑर्डर या डिग्री पास की हो, उन जजमेंट डिग्री या ऑर्डर के द्वारा या तो कोई राइट या कोई लीगल कैरेक्टर किसी व्यक्ति को या तो प्रदान किया जाता है या उससे ले लिया जाता है कि भाई आज से आप इस प्रॉपर्टी के केयर टेकर हैं या आज से आप इस प्रॉपर्टी के केयर टेकर नहीं रहेंगे। ये उनको लीगल राइट दिया जा रहा है, लीगल कैरेक्टर दिया जा रहा है, जिसके द्वारा या किसी जजमेंट या ऑर्डर या डिक्री के द्वारा किसी व्यक्ति को योग्य घोषित किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है कि आपको ये कैरेक्टर प्रदान किया गया, ये जो लीगल कैरेक्टर है ये आपको दे दिया गया है, टू बी एंटाइटल्ड टू फॉर एनी स्पेसिफिक थिंग, किसी विशेष वस्तु के संबंध में, कि भैया आप जो है केवल जो है इतने 5 किलोमीटर तक के दायरे में ही आप खेती कर सकते हैं,
या 5 किलोमीटर, या किसी व्यक्ति को मना कर दिया कि भैया आप 5 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में आप खेती नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली इज रेलिवेंट, वो सुसंगत होगा। कब? जब उस लीगल कैरेक्टर से संबंधित कोई प्रश्न उठता है। जब प्रश्न ये उठता है कि भैया क्या जो ना प्रोबेट के द्वारा कोई व्यक्ति मालिक है या नहीं, कि उस व्यक्ति ने प्रोबेट ले ली थी या नहीं थी, या सेक्शन 9 की डिग्री हर्षित जी के फेवर में पास हुई थी या नहीं थी। सेक्शन 9 क्या? सेक्शन 9 में ये हुआ कि हर्षित जी की शादी हुई, शादी के बाद इनकी पत्नी इनसे अलग जाके अपने मैट्रिमोनियल हाउस में जाकर रहने लगी। इनका राइट था सेक्शन 9 में, ये कोर्ट गए, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो इनकी वाइफ है उसको लीगली इनके साथ रहना चाहिए एज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 9। तो जहाँ इन सब चीजों को लेकर के कोई प्रश्न उठता है तो उस समय पर ये वाले जो जजमेंट है, ऑर्डर है, डिग्री है, ये क्या है? रेलिवेंट होते हैं। और द टाइटल ऑफ एनी सच पर्सन टू एनी सच थिंग इज रेलिवेंट। अब यहाँ पे देखो एब्सोल्युटली की बात करते हैं। एब्सोल्युटली से मतलब ये है कि आप सेक्शन 13 के ले जाकर समझाता हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये लिखा हुआ है, एक सेकंड, आबिदा कुछ कह रहे हो आप? सर मैट्रिमोनियल एंड माइटी टर्म अभी भी मुझे क्लियर नहीं हुई, बाकी सारी चीजें आपकी समझ आ गई, पर ये टर्म मुझे समझ नहीं आई। मैट्रिमोनियल तो मैंने बेटा एक एक करके बताया है। ये जो सर आपने 125 का बताया, अरे और भैया एक मिनट, सीधा सा देखो, मैट्रिमोनियल से मतलब है शादी से संबंधित। शादी से संबंधित यानी कि किसी भी व्यक्ति के शादी के से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, चाहे वो 125 का मामला हो सकता है, चाहे वो विवाह विच्छेद का डाइवोर्स का मामला हो सकता है, चाहे वो परमानेंट एलिमनी का 24 सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का मामला हो सकता है, चाहे वो 498A क्रूरलिटी का मामला हो सकता है। यस सर, कोई भी मामला हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। अच्छा ये डिस्प्यूट कोई कहा गया है यहाँ पे? एडमायरल्टी सर वर्ड जो है उसकी बात कर रही हूँ। एडमिरल्टी से मतलब होता है नवाधिकरण। नवाधिकरण यानी कि जो ना नाव चलाने के अधिकार को लेकर के जो एडमिरल्टी जो है वो वहां से है। नवाधिकरण जो शब्द है ऐसा है जो नौका संचालक का एक राइट होता है किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में कि किसी व्यक्ति को दिया गया है। जो नौका संचालन है अपने आप में जो ना लीगल राइट है ये, और सक्सेशन में ही चला जाता है कि पता लगा हमारे पूर्वज नाव चलाते थे यहाँ पे, अब हमें भी चलानी है और हम ही चलाएंगे। जैसे वर्षिप का होता है, पूजा का राइट जो होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से इंसॉल्वेंसी के जुरिडिक्शन की आप बात करते हैं। इंसॉल्वेंसी से तो मतलब समझते हो, इंसॉल्वेंसी के यही है सीधे से कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब ये कोई सिविल कोर्ट डिसाइड करेगी इस चीज को? तो यस सर, सिविल कोर्ट तो तय करेगी नहीं, तो उसके द्वारा डिग्री पास होगी इंसॉल्वेंसी की। तो इस तरीके का कोई जुरिडिक्शन अगर यूज किया जा रहा है किसी कोर्ट के द्वारा, उस अपने जुरिडिक्शन के दौरान उस कोर्ट ने कोई जजमेंट ऑर्डर या डिग्री पास की है और उसके द्वारा उस जजमेंट ऑर्डर डिग्री के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई राइट कन्फर किया गया है, ले लिया गया, या उस व्यक्ति को डिक्लेयर किया गया किसी उस तरीके का कैरेक्टर किसी विशेष वस्तु के संबंध में या विशेष वस्तु को प्रयोग न करने के संबंध में, वो एब्सोल्युटली होना चाहिए। बस वो सभी क्या सुसंगत हो गए जब उस लीगल कैरेक्टर को लेकर के, उस टाइटल को लेकर के या उस वस्तु को लेकर के कोई प्रश्न होता है। इतनी बात करते हैं। अब एब्सोल्युटली की जब हम बात करते हैं भैया, एब्सोल्युटली को मैं एक तरीके से आप समझा देता हूँ। बंडल ऑफ राइट, बंडल ऑफ राइट मतलब पूर्ण रूप से, आप पूर्ण रूप से ऐसा होता है कि हमने देखा कि फाइनल जजमेंट कब होगा? जब कोई जजमेंट पास हुआ और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो अपील करने का जो राइट है, वो अपील करने का जो टाइम है वो पूरा खत्म हो गया, टाइम पार हो गया, वो लैप्स हो गया, तो जो जजमेंट है वो फाइनल हो जाएगा। इसी तरीके से ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं, जब उसके बाद उसके विरुद्ध अगर जो अपील में जाने का राइट है और उसके लिए जो टाइम प्रेस्क्राइब है वो टाइम या तो गुजर गया हो या हायर कोर्ट के द्वारा उसको एज इट इज अपहेल्ड कर दिया गया हो, उस स्थिति में वो जजमेंट ऑर्डर और डिग्री फाइनल होती है। क्लियर है? जी सर। अब उसके बाद ये देख लो कि सच जजमेंट ऑर्डर और डिग्री इज कंक्लूसिव प्रूफ, कि वो जो जजमेंट ऑर्डर और डिग्री की हम बात करते हैं वह निश्चायक सबूत होगी। यानी कि किस चीज के लिए? उस लीगल कैरेक्टर के संबंध में जो दिया गया है। किसके बाद? दैट एनी लीगल कैरेक्टर which it
confers accrued at the time when such judgment, order or decree come into operation. यानी कि केवल उस समय तक के लिए जिस समय वह जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री पास हुए और उस समय उस जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई विधिक कैरेक्टर प्रदान किया गया है, तो ये इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा उस पर्टिकुलर समय पे, that any legal character to which it declares any such person is to be entitled accrued to that person at the time when such judgment or decree declared to have accrued to that person, या वो जो लीगल कैरेक्टर है या जो उस जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर के द्वारा उस व्यक्ति को लीगल कैरेक्टर लीगली एंटाइटल किया गया था, वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा इस चीज के बारे में। कंक्लूसिव प्रूफ तो समझते हो ना? यस सर। है ना? अब उसके बाद ये क्या, सीधे सीधे से एक होता है जजमेंट इन रेम, एक होता है जजमेंट इन पर्सोनम। तो जो सेक्शन 41 की बात करते हैं, सेक्शन 41 होता है जजमेंट इन रेम। जजमेंट इन रेम यानी कि एक होता है लोकलक्षी, एक होता है व्यक्तिलक्षी। लोकलक्षी होता है संपूर्ण संसार के विरुद्ध। सपोज कीजिए कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है जिस मकान में आबिदा रह रही है, सक्सेसर के आधार पे ये उसकी मालिक होगी। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये जो जजमेंट है ये किस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूव होगा? हर व्यक्ति, पर्टिकुलर पर्सन नहीं। ये राइट देता है आपको पूरे संपूर्ण समाज के विरुद्ध, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति आपसे आकर ये नहीं कहेगा कि भैया ये प्रॉपर्टी में मैं रहूंगा, आपकी नहीं। आप संपूर्ण समाज के विरुद्ध अपने उस अधिकार को प्रयोग करते हो जो उस जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री के द्वारा आपके फेवर में किया गया है। आपको लीगली उस प्रॉपर्टी का ऑनर डिक्लेयर अगर कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड जजमेंट इन रेम, जिसे जज इन रेम भी कहेंगे। अब एक होता है जज इन पर्सोनेम। जज इन पर्सोनेम की बात करेंगे तो सपोज इसको इस तरीके से देंगे, जो हमारे हर्षित जी हैं, हर्षित जी ने अनीश जी की पिटाई कर दी। अनीश जी की जब पिटाई करती तो अनीश जी ने डैमेजेस क्लेम करने के लिए इनके अगेंस्ट मुकदमा डाला। कोर्ट ने वो डैमेजेस इनके फेवर में डिक्लेयर कर दिए कि 50,000 रुपए का जो नुकसान अनीश जी को हुआ है वो वैधानिक रूप से लीगली जो है हर्षित जी उन्हें प्रदान करेंगे। अब ये जो जजमेंट है ये कहलाएगा जस्टिस पर्सोनेम। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट दिया हुआ है, ये इसे पूरे संपूर्ण समाज के विरुद्ध यूज नहीं कर सकते, होल सोसाइटी के अगेंस्ट इस राइट को भी यूज नहीं कर सकते। वो केवल इसे प्राइवेट पर्सन यानी कि पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट यूज करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जस्ट इन पर्सोनेम। लेकिन अगर हम 41 की बात करते हैं तो सेक्शन 41 जो हमें राइट देता है वो देता है जजमेंट इन रेम। जस्ट इन रेम जिसे कहते हैं यानी कि लोकलक्षी राइट, संपूर्ण समाज के अगेंस्ट वो राइट देगा। भैया किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब यही तो कह रहा है कि जो सेक्शन 41 है कंक्लूसिव प्रूफ है, any legal character which it confer accrue at the time when such judgment come into operation, that any legal character to which declare any person to be entitled or not accrued or seized at the time mentioned in the judgment, that anything to which declare a person to be entitled was that person's property at the time at which the judgment declare it to be his। ये सब उस समय के ये जो है कंक्लूसिव प्रूफ होंगे, निश्चयित सबूत होंगे। अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि देखो इसको यहाँ से लेंगे, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि सच एंड सच प्रॉपर्टी के जो मालिक है वो अनीस है और वो जो डिक्री है वो फाइनल होगी। अब ये जो डिक्री है ये इस बात का निश्चयात्मक सबूत होगी, कंक्लूसिव प्रूफ होगी कि जिस समय जजमेंट पास हुआ है उस समय जो है ये प्रॉपर्टी के मालिक जो है उस जजमेंट के द्वारा अनीस जी ही हैं। भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? ना आगे चलो भैया, किसी को कोई अगर डाउट हो तो पूछ लो इसमें। दीपक जी? नहीं सर, क्लियर है सर। आबिदा? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। अच्छा ईमानदारी से बताओ बेटा, एक मिनट रुको, ईमानदारी से बताना बेटा ये पढ़ा था आपने? नहीं सर मैंने ये नहीं पढ़ा था, मैंने सेक्शन 39 तक पढ़ा था, मेरा रह गया था पिछला।
अब प्रॉब्लम यही है ना। तो देखो मैंने आपको क्या कहा हुआ सभी को कि भैया क्लास में एक बार आने से पहले आप इसे पढ़ेंगे जरूर, जिस टॉपिक को आपको क्लास में पढ़ना है, तभी वो चीज़ों में आपको ठीक से चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, अदरवाइज कंफ्यूज। हाँ, और देखो आपके जो क्वेश्चन है ना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप ये तय कर देते हैं, ये बता देते हैं मुझे कि आपने कोई चीज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है मेरे कहने के बावजूद, यस सर। है ना। श्रेयांश, यस सर। पढ़ा बेटा ना पढ़ा? नहीं सर, पढ़ा था। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल इस चीज की कोई डाउट है? नहीं सर, नहीं। हाँ, आगे चलूं? हाँ जी सर। अब देखो, आप इसके बाद 42 पे आएंगे। 42 में कह दिया कि उन जजमेंट की बात कर रहे हैं जो 41 से अलग है। रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ अ जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री अदर देन दोज मेंशन इन 41। 41 में हम देखो स्पेशली बात करके चले थे, किससे संबंधित था? या तो प्रोबेट से संबंधित था, या मैट्रिमोनियल था, या एडमिरलिटी से संबंधित था, या इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन से संबंधित था। अब इन मामलों से लेकर के इनसे अलग जितनों की भी हम बात करेंगे उन्हें आप 41 में ले आए, 42 में ले आइए। 42 ये कह रहा है कि relevancy and effect of a judgment, order or decree other than those mentioned in section 41, judgment, order, decree ये क्या होंगे? if they relate to matter of a public nature relevant to the inquiry, such judgment, order, decree are not conclusive proof of that which they state। अब ये देखो इस तरीके से भी कह सकते हो, ये 42 की अगर बात करोगे तो 42 में ये हुआ कि जो अनीश जी है, अनीश जी ने एक केस फाइल किया, सूट फाइल किया किसके अगेंस्ट? दीपक जी के अगेंस्ट, कि भैया ये मेरे घर में चले आए थे, ट्रेसपास का सूट फाइल कर दिया। और जो दीपक जी हैं, दीपक जी ने कह दिया कि जी मैं इनके घर में थोड़ी इस घर से निकल के नहीं जा रहा, ये तो जी पब्लिक राइट था, जिसको ये ने मना कर दिया। अब यहाँ पे ये है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिग्री इन फेवर ऑफ द दीपक जी, दीपक जी के फेवर में वो डिग्री पास कर दी गई। इन इश्यूड बाय ए अगेंस्ट सी, इसको आप इस तरीके से लीजिएगा। अब फिर उसके बाद ये है कि पहले तो यहाँ पे दीपक जी के फेवर में डिग्री पास हो गई, क्योंकि दीपक जी ने प्ली ली थी कि जो नहीं, ये तो जी पब्लिक राइट है, इसलिए मैं तो आ जा सकता हूँ। चलो जी, खैर वो हो गया। अनीस का जो सूट है वो बाहर हो गया, डिसमिस हो गया। दोबारा एक मामला और चला जिसमें अनीस के द्वारा जो है हर्षित के खिलाफ एक सूट फाइल किया गया ट्रेसपास को लेकर के। तो वहां पे दीपक जी वाला जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, दूसरे वाले मामले में रेलिवेंट तो हो सकता है बट कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा इस बात को तय करने में। इसका इलस्ट्रेशन फिर पढ़ लीजिए। ए यूज बी फॉर ट्रेसपास ऑन हिज लैंड, ए ने बी के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया कि उसने उसकी जमीन पर ट्रेसपास किया। बी एलिज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पब्लिक राइट ऑफ वे ओवर द लैंड, जो बी ने ये प्ली ली कि उसके पास वो, क्योंकि ये पब्लिक राइट है इसलिए उसे उस रास्ते से जाने का अधिकार है, जिसको ये मना करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिग्री इन फेवर ऑफ द डिपेंडेंट, डिपेंडेंट कौन था? बी, बी के फेवर में डिग्री पास हो गई। इन ए सूट बाय ए, दूसरी बात करो, इन ए सूट बाय ए अगेंस्ट सी, सी ने ए ने सी के अगेंस्ट फिर एक सूट फाइल किया फॉर ए ट्रेसपास ऑन द सेम लैंड in which she alleged the existence of the same right of way। उसने भी बिल्कुल इसी तरीके से बताया कि भैया उसके पास भी है, क्योंकि पब्लिक राइट है उसके पास राइट है। ये रेलिवेंट है पहले वाला जजमेंट जो है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है इस बात का कि वहां पे पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता है। नहीं, ये बात समझ में भी आ? दीपक नहीं सर। नहीं आई सर, नहीं आई। मुझे क्लियर है सर। शाबाश। हाँ, 41 में हम बात देख करके आए थे। 41 में हमने देखा कि जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री वे क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ होगी। कब? जब किसी कोर्ट ने उस जजमेंट, ऑर्डर और डिग्री को एडमिरलिटी, मैट्रिमोनियल और आपका प्रोबेट और आपका
इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन को इस्तेमाल करते हुए दिए और उन जजमेंट ऑर्डर और डिग्री के द्वारा कोई लीगल कैरेक्टर प्रदान किया गया और लीगल कैरेक्टर हटाया तो वे सब क्या है उनसे संबंधित कंक्लूसिव यानी कि इस बात का निश्चायक सबूत होगा। लेकिन उनसे अलग अलग कोई मामले हैं जजमेंट ऑर्डर और डिग्री वे रेलिवेंट तो हो सकते हैं लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। बस केवल इतनी बात कही तो हर्षित जी, हर्षित सर जी सर। नहीं आया बात समझ में? सर अभी ये वाला पूरा नहीं आया थोड़ा ये। तो इसका मतलब 41 भी समझ में नहीं आया। 41 आ गया। क्या कह रहा है 41? 41 में बता रखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है मेरिट वो आपका इंसॉल्वेंसी है और आपका हम ये कह सकते हैं कि मैट्रिमोनियल है, इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन है, प्रोवेट है, इनसे रिलेटेड जो भी जजमेंट डिग्री या ऑर्डर कोर्ट पास करेगा वो एकदम कंक्लूसिव होगा। हाँ ये सेक्शन 41 ये बात करता है। सेक्शन 42 कह रहा है इनसे 42 हटके कह रहा है उनसे अलग जो जजमेंट है अदर द जजमेंट दो अदर देन दोज मेंशन इन 41 shall not be a conclusive proof but may be relevant वे relevant होंगे बस ये तो कह रहा है भाई 41 में आपने देखा कि वो conclusive proof है इस बात का कि उनके द्वारा कोई जो है लीगल कैरेक्टर दिया गया कोई पे लीगल कैरेक्टर नहीं दिया गया किसी व्यक्ति को लीगली एंटाइटल किया गया किसी व्यक्ति को लीगली एंटाइटल नहीं किया गया उस संबंध में उसी बात का वो कंक्लूसिव प्रूफ है उस बात को साबित करने की जरूरत नहीं है अब दोबारा जी। लेकिन यहाँ 42 कह रहा है कि वो रेलिवेंट हो सकते हैं लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अब ए ने बी के खिलाफ अगर मुकदमा फाइल किया कि ये मेरे घर में घुस गया ये मान के चलो बी ने की मुझे तो घर में यहाँ से तो पब्लिक राइट है जो रास्ता है यहाँ से तो इसलिए घुसा बी के फेवर में डिग्री पास हो गई ए ने फिर सी के फेवर में सी के खिलाफ मुकदमा फाइल किया इसी तरीके से सी ने भी वही प्ली ली तो वो जो बी के खिलाफ बी के फेवर में जो जजमेंट था वो रेलिवेंट हो सकता है सी के लिए बाद वाले मामले में लेकिन इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा कि वहां से जो ना लोकमार्ग था पब्लिक राइट था वो केवल इतना तो बता सकता कि हाँ भैया पहले भी ऐसा मामला था तो उसमें ये बात कोर्ट के द्वारा कही गई थी लेकिन इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा कि वहां पे कोई पब्लिक राइट एग्जिस्ट करता था पब्लिक वे एग्जिस्ट करता था बस इतनी सी बात कह रहा है नहीं है अभी जी सर अभी तक आ गई सर। आ गई जी सर। ये ना पढ़ने का कमाल है बेटा अगर पढ़ते तो एक बार में समझ में आ जाती है कोई बात नहीं। अब देखो 43 में आप बात करोगे 43 में कह दिया कि वो जजमेंट जो 40 41 42 में रेलिवेंट है समझते रहे ना। और 42 में रेलिवेंट है वे इररेलिवेंट होंगे कब तक जब तक उनके एग्जिस्टेंस को वो डायरेक्ट फैक्ट इशू और रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्टेड ना हो। देखो जजमेंट ऑर्डर और डिग्री अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40 41 एंड 42 आर इररेलिवेंट वे सभी क्या है इररेलिवेंट है असंगत है कब तक अनलेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट ऑर्डर डिग्री जब तक वो जजमेंट ऑर्डर और डिग्री अपने आप में क्या है फैक्ट इन इशू ना हो या रेलिवेंट फैक्ट ना हो अंडर सम अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इस एक्ट के द्वारा जो बाकी प्रोविजन दिए गए हैं उनके अंतर्गत वो या तो फैक्ट इन इशू होना चाहिए या रेलिवेंट फैक्ट होना चाहिए तो उस स्थिति में क्या तभी वो रेलिवेंट होगा अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं होगा। देखो इसको बिल्कुल आप इसकी जो दो एग्जांपल हैं तो अच्छा ये बताओ भैया अगर बाकी चीजों को छोड़ दो मैं आगे फिलहाल अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ अगर तो खाली इस बात से कुछ समझ में आ रहा है किसी को 43 की लैंग्वेज से कोई बता सकता है कि क्या समझ रहा है कोई भी व्यक्ति? सर इसमें ये कहा गया है कि अभी तक हम जितनी चीजों की बात कर रहे थे वो रिलेवेंसी की बात थी। सेक्शन 40, 41, 42 में हम जिन मैटर्स की बात कर रहे थे वो कोर्ट के लिए रिलेवेंट होने की बात थी। 40 तो बैन कर रहा था कोर्ट को कि वो न्यू प्रोसीडिंग नहीं करेगा और लेकिन जो 43 है वो इररिलेवेंसी की बात कर रहा है कि जो मैटर 40, 41, 42 में रिलेवेंट थे अब मतलब ऐसे कौन से मैटर होंगे जो सेक्शन 43 के अंदर इररिलेवेंट माने जाएंगे।
इन मैटर्स को छोड़कर बाकी सारे के सारे मैटर्स इररिलेवेंट रहेंगे। हालांकि इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं सर। हाँ ठीक है, देखो अब ये क्या इररेलेवेंट होंगे जब तक वे खुद क्या है अपने आप में या तो प्रसंगत ना हो, विवाद की जड़ ना हो, वे जजमेंट, या वे रेलिवेंट फैक्ट ना हो, सुसंगत ना हो। अब देखो इसी तरीके से देखो आप इस चीज को लीजिएगा, ए एंड बी सेपरेटली सूज फॉर सी। ए और बी ने जो है सी के खिलाफ मानहानि को लेकर के मुकदमा दायर किया अलग अलग। भाई अनीश जी ने भी आपके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दायर किया और श्रेयांश ने भी आपके खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा दायर किया। ये कह दिया which reflects upon each of them. C in each case says that the matter alleged to be libelous is true. ठीक है, तो सी ने, और ये सी जो क्या नाम है आपके खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा दायर हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि भैया जो मैंने बात कही है ना वो सच्ची है, झूठी नहीं है, मैं सच बात कह रहा हूँ। अनीश जी भी जो नालायक आदमी है और जो श्रेयांश जी भी नालायक आदमी है, ये इस प्रकृति के व्यक्ति हैं। और इस बात को सुन करके दोनों ने अलग अलग आपके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अब देखो, and the circumstances are such that it is probably true in each case or in neither. अब ये कह रहा है कि A obtained a degree against C, जो अनीश जी है उन्हें तो आपके खिलाफ जो है ना डिग्री हासिल हो गई, कोर्ट ने उनके फेवर में डिग्री पास कर दी, अब वे आपसे डैमेजेस क्लेम कर लेंगे। लेकिन ये वाली जो डिग्री जो अनीश जी के फेवर में हुई है ना, ये जरूरी नहीं है कि ये श्रेयांश वाले मामले में भी रेलिवेंट हो जाएगी। Damages on the ground that C failed to make out his justification. The fact is irrelevant between B and C. ये वाला मामला कि आप जो अनीश जी को आपके खिलाफ कोर्ट ने डिग्री पारित कर दी है, ये वाली डिग्री इररेलेवेंट होगी उस मामले में जो श्रेयांश जी ने आपके खिलाफ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बात का जस्टिफिकेशन नहीं करती कि अगर आपने जो है अनीश जी की मानहानि की है तो ये जरूरी नहीं है कि श्रेयांश जी की भी मानहानि की होगी। तो वो अपने आप में सेम फुटिंग पे, यानी कि इंडिपेंडेंट फुटिंग पे उसको साबित करना होगा। नहीं आई बात समझ में भैया? नहीं सर, नहीं आई। नहीं आई आबिदा? सर काफी हद तक आ गई। प्रेरणा? यस सर, आ गई। देखो हम यही तो बात कर रहे हैं, देखो 40, 41, 42 में वे इररेलेवेंट होंगे जब तक वे खुद या तो खुद फैक्टिव इशू ना हो या रेलिवेंट फैक्ट ना हो, वे तभी वे देखा जाएगा, अदरवाइज वे इररेलेवेंट है। जब हम इनकी बात कर रहे हैं कि इनकी जो 40, 41, 42 में हम पढ़ के आए, 40, 41, 42 में हमने पढ़ दिया कि once a matter has been decided between a same party on a same subject matter on same cause of action, then the another suit the party shall be barred to proceed for another suit in between same parties and same subject matter and same cause of action। 40 ने सीधा कह दिया। अब इसी तरीके से जब 41 में आ गए, 41 में भी वही बात हो गई। ऐसी तरह 42 में कह दिया जो 41 से अलग हैं वो कब वो रेलिवेंट होंगे, लेकिन वो जो 40, 41, 42 में आ रहे हैं वे इररेलेवेंट है जब तक वे अपने आप में या तो विवादक तथ्य ना हो या सुसंगत तथ्य ना हो या एविडेंस एक्ट के अंतर्गत उन्हें सुसंगत डिक्लेयर ना किया गया हो, वे तभी सुसंगत होंगे। बस इतना ही बात कह रहा है। देखो इसका दूसरा आप समझ लीजिएगा, ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर एडल्ट्री विद सी, ए इज वाइफ। ए ने बी के खिलाफ एक एडल्ट्री का मुकदमा दायर किया कि वो सी के साथ एडल्ट्री में है, सी जो कि ए की वाइफ है। अब बी ने यहाँ पे कहा कि भैया जो सी तो ए की वाइफ है ही नहीं कभी भी, लेकिन कोर्ट ने बी को कन्विक्ट कर दिया, उसे एडल्ट्री का दोषी मान लिया। अब आगे चलिएगा, कुछ समय बाद सी के खिलाफ ए ने मुकदमा फाइल किया बाइगेमी का कि भैया उसने जो बी से शादी कर ली ए के जीवन काल में, ए के जीवित रहते हुए। सी ने ये कह दिया कि वो कभी ए की वाइफ थी ही नहीं, सी की प्ली ए आई। तो उस समय पे
जो बी के खिलाफ जजमेंट दिया गया था ना कि बी को कन्विक्ट किया गया था कि भैया आप एडल्ट्री के दोषी हैं, वो जजमेंट इस मामले में इररेलेवेंट है। क्यों? भाई ठीक है, वो वाइफ सी की नहीं, वो ए की नहीं थी, तो किसी अन्य व्यक्ति की तो हो सकती थी। अगर आप एडल्ट्री की बात करते हो तो एडल्ट्री जो है ना उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्य महिला के साथ संबंध है जो पहले से शादीशुदा है। वहां इतनी बात है और वहां इस बात का उसे दोषी मान लिया गया। अब उस महिला ने अपने पति के जीवन काल में अगर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली, तो उस स्थिति में जब वो महिला कह रही है कि मैं इस महिला से इस व्यक्ति से मेरी कभी शादी हुई नहीं थी, तो जो पहले वाला जजमेंट है वो इररेलेवेंट होगा बाद वाली प्रोसीडिंग। यही बात भैया समझ में? दीपक जी सर क्लियर। भैया किसी को कोई डाउट? नो सर। प्राची? सर आ गया समझ। शाबाश। आबिदा? सर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, बस कोई बात मुझे नहीं, एक बार इसको पढ़ लेना जी दोबारा से, और जब आप पढ़ोगे तो बेटा दोबारा पूछ लेना, यही होगा आप तो, क्योंकि आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा ये। जी सर। ठीक है, और बाकी कौन रह गया? हमारी खुश? आगे अरे भैया तेरी आवाज ही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे चलते हैं। Evidence can be given of a judgment when the existence of the judgment is itself a facting issue. देखो 43 की बात हम जब करते हैं तो साक्ष्य तब दिया जाएगा जब कोई जजमेंट अपने आप में खुद विवादक तथ्य हो और फैक्ट अदरवाइज रेलेट या उसको अन्यथा सुसंगत किया गया हो टू द केस। thus if a person is murdered in consequence of a judgment, देखो यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति का किसी जजमेंट के कॉन्सिक्वेंस में कोई जजमेंट पास हुआ और उसके पास होने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दी गई। अब इसको एक काम ऐसे कर लीजिएगा, जो दीपक जी के फेवर में दीपक जी को किसी प्रॉपर्टी का मालिक डिक्लेयर कर दिया गया, जजमेंट पास कर दिया गया, अब जो दीपक जी का मर्डर कर दिया गया, तो ये क्या है? एक कॉज और मोटिव ऑफ मर्डर। तो वो जजमेंट जो है मोटिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि दीपक जी अगर मर जाएंगे तो उनके मरने के बाद वो प्रॉपर्टी जो है उनके लीगल हायर के पास जाएगी सक्सेशन में। तो इस बात को, उस मोटिव को साबित करने के लिए वो जजमेंट रेलेवेंट हो सकता है। विल बी अ रेलेवेंट फैक्ट। द इलस्ट्रेशन अपेंडेड टू सेक्शन 43 implies show that the existence of a judgment may become relevant under any of the provision related to relevancy। यानी कि जो 43 की हम बात करते हैं वो किसी अन्य संबंध में भी, अन्य सेक्शन में भी वो रेलेवेंट हो सकता है। 44 में आ जाइए। फ्रॉड और कोलिजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पेटेंसी ऑफ द कोर्ट मे बी प्रूव्ड। अब देखो कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर या डिक्री अगर पास हुई है तो किसी व्यक्ति के द्वारा उस जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री को प्राप्त करने के लिए अगर कोई सीधे सीधे से साक्ष्य दिया गया है और वो साक्ष्य या तो ये समझ लीजिए कि फॉल्स डॉक्यूमेंट फाइल किए गए हैं या झूठी गवाही दी गई है, इस आधार पे कोई इस तरीके का या कोई कोलिजन किया गया है, इस आधार पर किसी जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर को ऑब्टेन किया गया है, तो इस बात का साक्ष्य दिया जा सकेगा, उसे प्रूव किया जा सकेगा। द सच जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री हैज बीन पास्ड इन कोलिजन और बाय फोर्स और बाय फ्रॉड, ये रेलेवेंट होगा। देखो तो एनी पार्टी टू सूट और अदर प्रोसीडिंग मे बी शो दैट एनी, जो कोई भी जो सूट है उस सूट के पक्षकार या उस प्रक्रिया के जो पार्टी है, हिस्सेदार हैं, वो इस बात को दिखा सकते हैं क्या कि कोई जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री कौन सा जो रेलिवेंट है 40, 41, 42 में, वो डिलीवर्ड बाय ए कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट, या तो उस न्यायालय के द्वारा पारित किया गया है जिसको उसका राइट था ही नहीं, कॉम्पिटेंसी थी नहीं, क्षेत्राधिकार थी नहीं। जैसा बार टू ऑब्जेक्शन ऑफ सूट की बात करोगे आप सेक्शन 20 में चले जाओ आप सीपीसी में, ठीक है, वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोलिजन, तो इस बात को साबित किया जा सकता है। भैया यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत 44 में? में किसी को कोई दिक्कत? सर मेरे को है थोड़ी सी। मेरे को दिक्कत है, क्या दिक्कत है बता दो बेटा।
सर मतलब मेरे को सही से समझ में नहीं आया। श्रेयांश हाँ जी सर, सही से मतलब समझ नहीं आया। इसमें तो इतना सही तो लिखा कि कहना जो है एक जो है केस फाइल करा अनीस जी के खिलाफ। अनीस जी के खिलाफ ये केस फाइल करा कि भैया अनीस जी जिस मकान में रह रहे हो वसीयत के आधार पर वो मकान के मालिक तुम हो। अनीस जी के पिताजी ने तुम्हारे फेवर में वसीयत लिख दी थी, ठीक है, तुमने वसीयत दाखिल करी कोर्ट में, तुम्हारे फेवर में वसीयत के आधार पर तुम्हें मालिक डिक्लेयर कर दिया। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ बाद में अनीस जी को पता लगा कि ये वसीयत जो इन्होंने दाखिल करी श्रेयांश जी ने, ये इन्होंने दीपक जी से फर्जी बनवाई ही। नई बात समझ में? आ गई सर, समझ में आ गई। तो इस बात का साक्ष्य दे सकते हैं ठीक सर, समझ अब भी में नहीं आ गया सर, आ गया, पूरा समझ में आ गया। इसी तो बात कराए। द एक्जिस्टेंस ऑफ अ जजमेंट ओवर अ मैटर व्हिच इज अगेन इन क्वेश्चन इज a satisfactory piece of evidence. True, of course, nothing is said about its evidentiary value in the Evidence Act. The Act only provides that the value of a judgment may be demolished by showing that it was delivered by a court of incompetent jurisdiction. यानी कि जो जजमेंट की जो एविडेंशियरी वैल्यू उसको डिमोलिश किया जा सकता है। ये नहीं माना जाएगा इफ ए जजमेंट हैज बीन पास्ड बाय एनी कोर्ट then the evidentiary value की बात करेंगे तो फिर इसके बाद इसका कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये साबित कर दिया जाए कि ये उन आधार पर उन चीजों पर आधारित है, उन तथ्यों पर आधारित है जो लीगली एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो उस स्थिति में उसकी एविडेंशियरी वैल्यू को डिमोलिश कर दिया जाएगा, कर सकते हैं बाय शोइंग दैट इट वाज डिलीवर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन और इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोलिजन। छोटी सी बात कह दी बस। सच अ जजमेंट डज नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ रेजुडिकेटा। रेजुडिकेटा वाला इफेक्ट नहीं रखेगा कि भैया पहले इसके फेवर में कर दिया गया तो अब दोबारा भी इसके फेवर में होगा। पहले बात ये थी, पहले बात दूसरी साबित हुई थी, अब वहां पे जो है जिन आधारों पर जिन तथ्यों के आधार पे उस चीज को साबित किया गया था अब वे तथ्य जो है और वे आधार जो है वे एग्जिस्ट नहीं करते, इस बात की प्ले ली जा रही है। A judgment obtained by collusion means that there was no cause of action between the parties. Only by a collusion of the parties a cause of action was framed, thus enabling the court to pass its judgment. वो कह देगी सीधा सीधा सा भैया यहाँ तक किसी को